हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2019 के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का एनालिसिस करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी की यहाँ पे बात हो रही है। पीवीटीजी क्या होते हैं? आपके ट्राइबल्स होते हैं। ट्राइबल्स में भी जो मोस्ट बैकवर्ड होते हैं उनको पीवीटीजी कहा जाता है। इनका एक क्राइटेरिया होता है, वो हम समझेंगे, बट अभी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बस बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पीवीटीजी रिसाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। यस, 18 स्टेट्स में ये रिसाइड करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी में ही रहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम आपने सुना होगा, वहां पे ये पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। अब यहाँ पे क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो क्राइटेरिया में देखो 4 क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो, डिक्लाइनिंग हो। दूसरी लिटरेसी कम हो। तीसरी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की हो। और इकोनॉमी का जो लेवल हो सब्सिस्टेंस लेवल हो। तो ये 4 क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं। उनमें से एक क्राइटेरिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन को माना जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। 95 नहीं है, 75 है। 75 पीवीटीजीज हैं जो नोटिफाई की गई हैं बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। इनको नोटिफाई करने का काम कौन करता है? पहचानने का काम कौन करता है? आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। जबकि इनके लिए स्कीम्स कौन चलाता है इनके डेवलपमेंट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इरूलर और कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। यस, इरूलर जो ट्राइब होती हैं वो आपके तमिलनाडु में पाई जाती हैं, और कोंडा रेडी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और तेलंगाना में भी पाई जाती है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा पॉलिटी का फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की बात हो रही है। आर्टिकल 142 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उन पे और जो ऑर्डिनरी लॉज हैं हमारे देश में वो कभी भी एक लिमिटेशन या प्रोहिबिशन के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो हमारे देश में ऑर्डिनरी लॉज हैं उनमें जो प्रोविजंस हैं वो कभी भी लिमिटेशन क्रिएट नहीं कर सकते या प्रोहिबिट नहीं कर सकते आर्टिकल 142 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि ऑर्डिनरी लॉज और आर्टिकल 142 के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो आर्टिकल 142 जीतेगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेटमेंट नंबर ए, डिसीजंस जो लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय वो चैलेंज नहीं किए जा सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is not constrained in the exercise of its powers by laws made by parliament. Statement number C, in the event of grave financial crisis in the country, अगर देश में कोई बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है तो भारत का जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। कैबिनेट की एडवाइस लिए बगैर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। Statement number D, state legislature cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. स्टेट लेजिस्लेचर कुछ मैटर्स पे लॉ नहीं बना सकती बिना यूनियन लेजिस्लेचर के कॉन्करेंस के। तो आर्टिकल जो 142 है वो इसमें किस चीज के बारे में बात करता है? वो बात करता है बी। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है। उस पावर को कभी कभी हम कह देते हैं कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस हम कह देते हैं। कंप्लीट जस्टिस का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट इंप्लीमेंट करना है और उसके बीच में अगर ऑर्डिनरी लॉ आ रहा है तो उस लॉ को भी साइड में कर दिया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस की बात होती है आर्टिकल 142 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे। गवर्नर
मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। जब भी फर्स्ट सेशन होता है साल का, तो गवर्नर एक कस्टमरी एड्रेस करता है मेंबर्स ऑफ द हाउस के लिए। बिल्कुल सही। स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए रूल नहीं लिखा हुआ है, कोई रूल नहीं है, तो वो लोकसभा का रूल जो है फिर देखती है उस मैटर पे, फिर उस मैटर पे लोकसभा के रूल को फॉलो किया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इसका आंसर आपको कभी भी लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, खास करके सेकंड स्टेटमेंट का जो यहाँ पे जवाब है। सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली में काफ़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि जैसे जो महाराष्ट्र आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट है, वहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मैटर पे रूल नहीं है असेंबली में, तो लोकसभा के रूल को फॉलो किया जाएगा। तो वहाँ से यूपीएससी ने सवाल उठाया है ये। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अब ऐसे स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, बेसिक बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो बेहतर है आप इन स्टेटमेंट्स को ये बुक में कहीं नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल ये याद रखना है आपको। अच्छा, वैसे आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर का जो कस्टमरी एड्रेस होता है टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये आपके आर्टिकल 176 में है, इसके बारे में प्रोविजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल 176। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। सेकेंड स्टेटमेंट, यूएनसीएसी, इसी की बात हो रही है करप्शन वाले की, इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। A highlight of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इंटरचेंज हो गए हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ना जिसकी इसमें बात हो रही है, ये एक्चुअली प्रोटोकॉल यूएनटीओसी में है। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक चैप्टर की इसमें बात हो रही है ना, ये एक्चुअली यूएनसीएसी में है। तो यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरचेंज कर दिया। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यूएनसीएसी एंड यूएनटीओसी। यूएनओडीसी, यूएनसीएसी और यूएनटीओसी की इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 4 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ध्यान से समझना इसको। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, हाल ही में अमेंडमेंट हुआ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट दे दिया गया है, राइट टू फेल द बेम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज, कि वो फॉरेस्ट एरियाज में जो बेम्बू उग रहे हैं उनको काट सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेम्बूज को ट्री के स्टेटस से हटा के अब ग्रास के स्टेटस में डाल दिया, ये बात तो ठीक है। इससे क्या होगा कि बैम्बू को आपको पता है हमारे लिए बहुत यूटिलिटी रखता है बैम्बू, और सरकार बैम्बू के प्रोडक्शन को बढ़ावा भी दे रही है। अब तक क्या था इस अमेंडमेंट से पहले कि बैम्बू ट्री के स्टेटस में आता था और ट्री को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता था लॉस के हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया, तो इसको काटना आसान है। बट इसमें एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको क्लोज की ग्रास का स्टेटस देख के इसको काट तो दिया जा सकता है, बट वो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में होगा। फॉरेस्ट एरियाज में अभी भी आप इसको नहीं काट सकते हैं। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं आपके, नॉन फॉरेस्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन फॉरेस्ट एरिया में राइट टू फेल है, मिला हुआ है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, फॉरेस्ट एरियाज में नहीं मिला हुआ। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला। सेकंड स्टेटमेंट, एज पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के अनुसार, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार
फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ऑनरशिप मिली हुई है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। यस, बिल्कुल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3 ओनली। ये तो बेसिक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ राइट्स मिले हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। उसमें एक राइट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सारी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आती है प्लांट ओरिजिन की। ये ध्यान रखना है आपको, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो उसमें ऑनरशिप, कलेक्शन, यूज, डिस्पोज सबका राइट मिला हुआ है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। इस राइट को एक बार पढ़िए आप अच्छे से डिटेल में, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल राइट टू मैरी को सेफगार्ड करता है? राइट टू मैरी का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन के साथ शादी कर सकते हैं। आपके पास राइट है कि आप शादी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। यह आपके आर्टिकल 21 में है। आपने हादिया केस के बारे में तो सुना ही होगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि राइट टू मैरी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वैसे प्रीलिम्स में पूछते नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, मेंस के लिए एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है इनमें से। इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। नहीं, इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार प्लांट वेराइटीज, सीड वेराइटीज को पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया में कोई भी एप्लेट प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लेट बोर्ड नहीं है। देखो जब ये क्वेश्चन बना था ना तब ये बोर्ड था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे कंप्लीटली गलत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लेट बोर्ड अभी नहीं है, बट जिस टाइम पे ये क्वेश्चन बना था उस टाइम पे था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारा गलत है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। यस, यही तो मैंने बोला आपको, इंडियन पेटेंट एक्ट में प्लांट वेराइटीज, सीड वेराइटीज को आप पेटेंट नहीं कर सकते। थर्ड ओनली यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की यहाँ पे बात हो रही है। ये एम्पावर करता है भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस चीज़ के लिए? टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट की बात करता है। नहीं, देखो पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे कंप्लीटली गलत है। ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यस, इसका जो सेक्शन 6 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो सेक्शन 6 है, ऑथोराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ये ध्यान रखना है आपको। उसमें आपके स्टैंडर्ड्स भी ले डाउन कर सकती है सरकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। As per the solid waste management rules 2016, which one of the following statement is correct? solid waste management rules 2016 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। अब यहाँ पे 5 कैटेगरीज नहीं है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। और 3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, बता देता हूँ एक बार। जो वेस्ट जनरेटर है उसको वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ता है 3 कैटेगरी, 3 स्ट्रीम्स में। वेट, दूसरा होता है आपका ड्राई, तीसरा होता है डोमेस्टिक जो हजार्डस वेस्ट होता है जैसे डायपर वगैरह। डायपर वगैरह जो होता है ना डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में आता है, डायपर, नैपकिन, मॉस्किटो रेपेलेंट, ये सब। और ड्राई में आ गया आपका प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड। वेट में आ गया बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटी जाती है, 5 कैटेगरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। नहीं, इनके बियॉन्ड भी इम्प्लीमेंट होता है, इनके इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता। बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज में भी एक्सटेंड होता है, सेंसस टाउन्स में भी होता है। तो ए गलत है, बी गलत है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट एंड इलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ लैंडफिल्स एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। हाँ, ये रूल्स ये बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्राइटेरिया रखना है लैंडफिल्स और वेस्ट प्रोसेसिंग
साइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर सी सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर डी, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। अब ये तो आपके लॉजिक से हो जाना चाहिए, थोड़ा सब सोचो इस चीज़ पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में जनरेटेड हो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ना जा पाए। हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में वो लैंडफिल्स और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ना हो, जो थोड़ी हर डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी हो। तो वो चीज़ मैंडेटरी कैसे बनाई जा सकती है? तो कॉमन सेंस के ही खिलाफ हो गया ना। तो डी भी गलत है यहाँ पे। तो डी वाला स्टेटमेंट आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे कॉमन सेंस के बेसिस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल्स 2018। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट और 2018 की बात हो रही है यहाँ पे। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms and companies to lay off workers. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के रूल्स अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो फर्म्स और कंपनीज आसानी से वर्कर्स को ले ऑफ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए जॉब पे रख लिया, 10 साल के लिए जॉब पे रख लिया, तो जैसे ही 5 साल 10 साल पूरे हुए, टर्म कंप्लीट हुआ, आराम से वर्कर्स को छटनी कर सकते हैं क्योंकि टर्म पूरा हो गया ना। बट आप किसी को अगर परमानेंट बेसिस पे रखते हो तो बीच में उसको मुश्किल टाइम में, जब कंपनी का मुश्किल वक्त चल रहा हो, तो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर लेबर यूनियन होता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता, पुराने वर्कर्स की छटनी कर रहे हो। लेकिन जब टर्म फिक्स होता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है कि 5 साल के लिए आप हो, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर ले ऑफ करने में। 5 साल बाद अपने आप चले जाएगा व्यक्ति जो काम कर रहा है आपके यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। अगर वर्कमैन टेम्पररी है, फिक्स टर्म नहीं है, टेम्पररी वर्कमैन है, तो आप उसको टर्मिनेशन का नोटिस नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। टेम्पररी वर्कमैन है तो उसको कभी भी हटाया जा सकता है ना, तब तो टेम्पररी है वो। क्वेश्चन नंबर 61, सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। अभी लीड बैंक स्कीम क्या होती है? इसमें क्या होता है, बैंक्स की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें उनको स्पेसिफिक विलेजेस अलॉट कर दिए जाते हैं कि आप स्पेसिफिक विलेजेस को संभालो जहाँ पे बैंक एरिया अभी उतनी है नहीं, और उस गांव को फिर उनकी जो गांव के लोग की जो क्रेडिट नीड्स हैं उनका ख्याल रखो, ओवरऑल डेवलपमेंट करो। तो ब्रांचेस को विलेजेस अलोकेट कर दिए जाते हैं, फिर वो ब्रांचेस उन विलेजेस का ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं। तो लीड बैंक स्कीम के अंदर ये सर्विस एरिया अप्रोच है कि 1989 में इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज का ऑर्डरली और प्लान डेवलपमेंट हो। देन इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबीज। आरआरबीज के बारे में पता है ना आपको, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइनर मिनरल्स की यहाँ पे बात हो रही है। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। यस, सैंड एक माइनर मिनरल है। कुछ कुछ डिस्प्यूट इस क्वेश्चन में रहता है, कुछ जगह यहाँ पे मिलेगा आपको सैंड माइनर मिनरल नहीं है, कुछ जगह बोलेंगे माइनर मिनरल है, बट ये डिपेंड करता है उसका यूज़ क्या है। जैसे सैंड जो अगर आप जिस तरीके से यूज़ करते हो उस हिसाब से मेजर मिनरल भी हो सकता है, माइनर मिनरल भी हो सकता है, बट ऑफिशियल की के हिसाब से जाए तो ये एक माइनर मिनरल है, तो हमें इसको माइनर मिनरल ही मानना है, ऑफिशियल की से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब माइनिंग लीज दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और रूल्स उन पे बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनर मिनरल्स से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी रूल्स वगैरह बनाने हैं, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। मेजर मिनरल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, मेजर मिनरल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। माइनर मिनरल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीटली उनका हक है वो। द पावर टू फ्रेम पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स इज इंटायरली डेलीगेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, मेजर मिनरल्स का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डील करता है उन चीज़ों से। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। यस, ऑफ कोर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि
माइनर मिनरल से रिलेटेड जो लीगल माइनिंग हो रही है उसके लिए रूल्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हुआ, 1 and 3 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है पीवाईक्यू की, वो इस चैनल पे देख सकते हैं, IAS नाउ पे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उनसे, और क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट is owed by government entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन का काम करना है। सबसे पहले इंडिया के जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो सारा का सारा यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कैसे हो सकता है? डॉलर्स में भी है, इंडियन रुपीज़ में भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भी है, येन का नाम आपने सुना होगा, जापानीज येन, यूरो सुना होगा, यूरो। तो ये भी करेंसीज हैं, इनमें भी डिनोमिनेटेड है इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है, तो याद रखना है आपको। मोस्ट ऑफ द इंडियाज, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ऑल्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी ना, ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट पोर्शन है कमर्शियल बोरोइंग का। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लार्जेस्ट शेयर रखती हैं इंडिया के एक्सटर्नल डेब्ट का, और ये आपके कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं। ठीक है, याद रखना है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ इनको ओन नहीं करती, प्राइवेट एंटिटीज़ जो लोन ले रही हैं बाहर से एक्सटर्नल, जिनको अपन बोल रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो लार्जेस्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, चंक है इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट का। गवर्नमेंट एंटिटी नहीं रखती हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। और क्यों गलत है वो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाउट आपका जल्द से जल्द सोल्व किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? कौन सी चारों में से कौन सी चीज़ असेट्स में नहीं आती? और असेट्स क्या होती हैं? असेट्स होती है जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं। लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं कर रही हैं, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। जो आपके लिए डेट है, एक तरह का लाइबिलिटी है जो आपको देनी है। ठीक है, जैसे बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हुआ? बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हो, वो पैसा आपका ही है ना, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। तो वो आपका सेट हुआ, बैंक का सेट नहीं है। बैंक का सेट वो होगा जो उसके लिए इनकम ला रहा हो, जैसे लोन। ठीक है, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब बैंक के असेट्स हैं जो इसको बाद में इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। बट डिपॉजिट्स आर अ लाइबिलिटी बिकॉज इट मस्ट रिटर्न इट्स लेंडर्स द अमाउंट इट ऑफ्स देम। बैंक को वो पैसा अपना देना पड़ेगा, डिपॉजिट्स वापस लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से बैंक पे उधार है ये। ठीक है, लोन्स और जो एडवांसेस होते हैं ना वो आपके एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपके एसेट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एसेट्स जो कौन से हो सकते हैं? कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल डिस्काउंटेड, एंड जो भी है सब चीज़ें हो सकती है। डिपॉजिट्स, बोरोइंग, कैपिटल रिजर्व, ये सब लाइबिलिटीज है, ध्यान रखना। कैपिटल ले लो चाहे रिजर्व ले लो, ये सब लाइबिलिटीज है बैंक की। कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब सवाल आ जाए एसेट्स और लाइबिलिटीज में बैंक की, तो गलत नहीं होना चाहिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच of the following factors is our contributor to the reducing the risk of currency crisis? करेंसी क्राइसिस को कौन कम कर सकता है? द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर अगर फॉरेन करेंसी अर्निंग कर रहा है, हमारा आईटी सेक्टर देश में बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो करेंसी क्राइसिस फिर नहीं हो पाता। और एक्सपोर्ट अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली करेंसी क्राइसिस का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेन अर्निंग है ना, फिर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास अच्छा है, जो फॉरेन जो करेंसी है वो उसका रिजर्व हमारे पास अच्छा है। तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेंसी क्राइसिस की रिस्क को रिड्यूस कर रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाओगे तो इससे तो इम्पोर्ट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा आएगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो करेंसी क्राइसिस उल्टा एडवर्सली अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से उल्टा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट बढ़ने से करेंसी क्राइसिस भी बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और यहाँ पे कम करने की बात हो रही है, रिड्यूस करने की बात हो रही है। रेमिटेंसेस फॉर फ्रॉम इंडियन अब्रोड। रेमिटेंसेस आएंगे देश में तो हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, जिससे करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस किया जा सकता है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे इसी प्रकार से सही है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इकोनॉमी में देखो क्वेश्चंस जो है ना वो रट्टा मारने से कभी नहीं होंगे सॉल्व।
आपको कहीं ना कहीं उनमें सोचना पड़ेगा। और इकोनॉमी का यही मजा है कि इस चीज से क्या होता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। करेंसी, डेट, इन्फ्लेशन, बॉन्ड, बॉन्ड रेट, ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल है, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज है पीवाईक्यू। एक बार अगर किसी ने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए और उन पे सोच लिया अच्छे से किस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, तो उसके कॉन्सेप्ट, मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं उसके। Which one of the following suggested that governor should be an eminent person from outside the state? किसने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नर किसी भी स्टेट का स्टेट के बाहर से आना चाहिए, डिटेस्ट फिगर होना चाहिए जिसका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए और जो अभी रिसेंट पास्ट में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए। इसका आंसर है सी, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि गवर्नर ऐसा रखो जो नॉन पॉलिटिकल फिगर हो, जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हो, वरना फिर वही पॉलिटिकल फिगर बन जाएगा और कंट्रोवर्सी सामने आएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? इनमें से कौन सा रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इशू करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स को? मतलब हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे देश में, उनको ये इनमें से चारों में से क्या इशू किया जाता है बाहर के इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर ले बिना रजिस्टर किए? ओवरसीज इन्वेस्टर्स हमारे देश में बिना रजिस्टर किए इन्वेस्ट कर लें, उसके लिए चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में किया जाता है? आंसर है डी, पार्टिसिपेटरी नोट्स। एक पिक दिखा रहा हूं, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स का डायग्राम है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑफशोर इन्वेस्टर है, टॉम क्रूज दिख रहा है आपको, ऑप्शन इन्वेस्टर है, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई डीमेट अकाउंट नहीं, सेवी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आराम से इन्वेस्ट कर सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। कैसे कर सकता है? ये डायरेक्टली हमारे सेवी रजिस्टर्ड एफआईआई से कांटेक्ट करेगा और इनके बिहाफ पे, टॉम क्रूज के बिहाफ पे सेमी रजिस्टर्ड एफआईआई इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में और जो पैसा आएगा वापस, जो रिटर्न आएगा वो टॉम क्रूज को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Consider the following statements. As per law, compensatory forestation fund management and planning authority exist at both national and state level. Yes, compensatory forestation fund management और planning authority दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करती है। People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under compensatory afforestation fund act 2016. कोई प्रोविजन नहीं है इस एक्ट में, पार्टिसिपेशन जो टर्म है वो उस एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट आपको पता है ना क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कंपनी, कोई भी अगर पर्सन, इंडिविजुअल एंटिटी फॉरेस्ट लैंड का यूटिलाइज करता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फॉरेस्ट लैंड का यूटिलाइज करता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो उसको एक अमाउंट जमा कराना पड़ेगा कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड में। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे एग्जिस्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी। ये तब लागू होता है जब मैंने क्या कहा, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। अगर जंगल काटे जाते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए किसी एंटिटी के द्वारा, तो उसको हर जाना यहाँ पे भरना पड़ेगा, यहाँ पे उसको कुछ पैसा कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री है, पेड़ काटने तो पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज बनानी है, पेड़ तो काटने पड़ेंगे, बट इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, कुछ पैसा पेड़ काटने वालों से लिया जाएगा, उस पैसे को यूज किया जाएगा फिर फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाने में। हालांकि मैंने एक बहुत छोटी सी बात की, बेसिक बात की इस एक्ट के बारे में, ये एक्ट इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मैं जो बोल रहा हूँ उससे काफ़ी ब्रॉड बातें इस एक्ट में है। तो बेहतर यही है कि इस एक्ट के बारे में टाइम लगेगा आपको 15 से 20 मिनट इसको पढ़ने में, अच्छे से पढ़ोगे तो इसको 15 से 20 मिनट लग जाएगी पढ़ने में। इसको पढ़ो आज बैठ के, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस एक्ट को पढ़ो अच्छे से, है ना। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, तो सवाल अगर आता है तो आप सोल्व कर लेंगे, वो डिटेल में पढ़िए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू, इनमें से कौन रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स में? इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का मतलब क्या था, जैसे आरबीआई, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इंश्योरेंस में आरडीआई हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। तो इनको कौन रिव्यू करता है, रिव्यू कौन करता है इनको? एड हॉक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, यस, इनको रिव्यू करती हैं पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ये करती हैं ये काम, बट नॉर्मली इनका काम बहुत बड़ा होता है, इनका काम सिर्फ ये नहीं होता, बट कभी कभी स्पेसिफिकली एड होक कमिटीज भी सेटअप कर ली जाती है इस काम को देखने के लिए, इनको रिव्यू करने के लिए, और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी भी ये काम कर लेती हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन नीति आयोग एडवाइजरी नेचर की है, ये रिव्यू नहीं करती है किसी भी रेगुलेटर की फंक्शनिंग को, स्पेसिफिकली कोई रेगुलेटर को रिव्यू नहीं करती है कौन कैसा काम कर रहा है, तो तीसरा यहाँ पे गलत है। और पांचवा यहाँ पे गलत है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात करें तो ये सेटअप किया गया था टू रिव्यू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, ये रिव्यू करता है लेजिस्लेशंस को, कानून को, ना कि रेगुलेटर्स को। तो तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पे गलत है, आंसर होगा 1 और 2। With reference to India's 5-year plans, which of the following statement is correct? 5-year plans की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industries. सेकेंड 5-year प्लान से सब्सटीट्यूशन पे फोकस किया गया, बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के। यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड 5-year प्लान आपका इन्फ्लुएंस था बाय नेहरू महालनोबिस प्लान से, जो हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ लीन था, और उसमें सब्सटीट्यूशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फोर्थ 5-year प्लान अडॉप्ट किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट, 5-year प्लान ने पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया था एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, ऐसा नहीं है, कोई बहुत ही एम्बिगस स्टेटमेंट है ये। और क्योंकि फर्स्ट 5-year प्लान में भी फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो चुकी थी, और दूसरी बात ये तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि पहली बार आप फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हो, किसी प्लान के इंटीग्रल पार्ट बना रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देश में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको 5वें 5-year प्लान पे जाके होश तो आएगा नहीं कि यार फाइनेंशियल सेक्टर तो भूल ही गए। तो फर्स्ट 5-year प्लान में भी फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई है, हर प्लान में भी फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई है। ठीक है, पीछे नहीं रहा कभी भी, हमेशा से इंपॉर्टेंस रहा है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 और 2 ओनली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे फोकस करना है आपको एशियन वर्ड पे। AIIB has more than 80 member nations. Yes, it has total 97 members and is open to accepting additional members also. Right? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 80 मेंबर नेशन से ज्यादा हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना। चाइना is the biggest shareholder followed by India। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत। AIIB does not have any members from outside Asia। अब यहाँ पे थोड़ा कोशिश की है यूपीएससी ने दिमाग लगाने की, बच्चों को कंफ्यूज करने की। एशियन वर्ड यहाँ पे देख के जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा वो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को सही करने वाले हैं, क्योंकि लग रहा एशियन है। बट अगर आप लॉजिक के हिसाब से जाए, पहला स्टेटमेंट अगर सही है, 80 मेंबर नेशन से ज्यादा अगर है AIIB के पास, तो एशिया में 80 मेंबर नेशंस है ही नहीं ना। अगर टोटल 97 मेंबर नेशंस इसके हैं तो एशिया के बाहर तो होंगे ही ना मेंबर। एशिया में कितनी कंट्रीज हैं सोचो, 97 मेंबर नेशन का मतलब है एशिया के बाहर भी मेंबर्स होने ही पड़ेंगे। एशिया में कंट्रीज ही नहीं है इतनी, और एशिया के बाहर जैसे मैं आपको बताऊं न्यूजीलैंड है, फिजी है, ये सब मेंबर्स हैं इसके, तो याद रखना है आपको। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है अगर आप लॉजिक के हिसाब से भी जाए तो।
इसका आंसर होगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 72, what was the purpose of inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? इंटर क्रेडिटर का मतलब होता है क्रेडिटर्स का आपस में जो एग्रीमेंट हो रहा है, इंटर क्रेडिटर। ठीक है, इंटर क्रेडिटर का मतलब है बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो आपस में एग्रीमेंट हो रहा है, उसकी बात हो रही है। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, पर्पस क्या है इस एग्रीमेंट का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बर्डन जो है फिस्कल डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसको कम करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर एक्ट करना इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर, या फास्टर रिजोल्यूशन करना स्ट्रेस्ड असेट्स का ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग। देखो, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपस में ही एग्रीमेंट कर रहे हैं लोन अकाउंट्स का रेजोल्यूशन के लिए, एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स बना के, ताकि जो एनपीए हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनका फटाफट निपटारा हो सके। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की जब बात हो रही है तो ये आपस में मिलके कुछ निपटारा कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम का जो इनके अंदर की प्रॉब्लम है। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट इनके अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बाहर की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी बाहर की बात हो रही है। डीएसआई जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है इस टर्म को, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को। और ये पार्ट है सशक्त जो आपका प्लान है, सशक्त जो प्लान है सरकार का, सशक्त प्लान है सरकार का, भारत सरकार का, बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए उसका प्लान है ये, उसके अंदर का सब प्लान है, ध्यान रखना। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का चेयरमैन सेलेक्ट होता है। हालांकि अब इस एंटिटी को भी हटा दिया गया है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह हाल ही में 2022 की न्यूज है, गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू सेट अप फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB सेटअप करने की बात हो रही है, BBB के बजाय, ट्रिपल बी के बजाय, बैंक बोर्ड ब्यूरो की बजाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को सेटअप किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इस चीज से भी अपडेट होना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है फिर। बट उस टाइम तो यही था बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो इसलिए वो स्टेटमेंट सही है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। भारत सरकार देखो ब्रिटिश टाइम से चल रही है, उसमें कितनी रेगुलेटरी बॉडीज आई होंगी, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी कैसे हो सकती है? इतनी चीजें रेगुलेट करने के लिए देश में सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी सरकार यही बनाएगी क्या, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस? तो और ये तो मैंने लॉजिक के हिसाब से बता दिया, नॉलेज के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से तो ये 2006 में बनी थी, तो ये ऐसे भी सही नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB, इसी की बात हो रही है, इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस। बिल्कुल, इसका ये स्टेटमेंट सही है। इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि गैस के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट्स रहे ताकि लोगों को सस्ते में मिले फिर गैस। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB go before the appellate tribunals for electricity। यस, याद रखना है आपको, appellate tribunals for electricity में अपील जाती है, भले ये इलेक्ट्रिसिटी नाम इसमें हो बट ये ट्रिब्यूनल आपके PNGRB की अपील भी देखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली। बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लॉजिक लगा लिया और आपको समझ आ गया पहला स्टेटमेंट ही गलत है, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी वाला, तो A भी गया, C भी गया, D भी गया, तो अपने आप B सही हो गया, है ना? तो सोचने वाली चीजें हैं, लॉजिक वाली चीजें हैं। विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन LTE और वोल्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों 4G हैं, दोनों 4G यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट गलत है। LTE इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी, वोल्ट इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे LTE 4G है आपका, LTE 4G पे जब भी कॉल आता है ना तो आपको इंटरनेट बंद हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपके फोन में अगर कॉल आता है तो इंटरनेट नहीं चलता, तो उसका मतलब LTE 4G है। बट कॉल आने पर भी इंटरनेट चल रहा है आपका, तो इसका मतलब आपका वोल्ट 4G है।
ठीक है। बाकी और डिफरेंसेस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक टेबल के जरिए। ये देख रहे हो आप सामने टेबल, इनके बीच के डिफरेंसेस के, LTE और वोल्ट। LTE स्टैंडर्ड है हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड डेटा टर्मिनल्स, और वोल्ट है हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस, डाटा टर्मिनल्स इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस भी। मतलब आपके वॉच है, वॉच, फ्रिज, AC, इन सब के लिए वोल्ट काम आता है, LTE काम नहीं आता। LTE है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वोल्ट है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। और मैंने क्या कहा, अभी LTE में आपका नेट बंद हो जाएगा कॉल आएगा, तो वोल्ट में आपका नेट चलता रहेगा। बाकी आप सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं एक बार, जो बेसिक डिफरेंसेस है मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट regarding maternity benefit act 2017? Pregnant women are entitled for 3 month pre-delivery and 3 month post-delivery paid leave. इस एक्ट में 26 वीक्स पेड मैटरनिटी लीव मिली हुई है वुमेन एम्प्लॉइज को, और ये मैटरनिटी लीव अवेल की जा सकती है 8 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मतलब इसमें प्रॉपर 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिली हुई है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एंड ऐसा कुछ नहीं प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटरप्राइजेज विद क्रेचेस, मतलब क्रेचेस मतलब जहाँ पे बच्चे संभालने की जो फैसिलिटी होती है ना, जहाँ पे अब जो माताएं हैं वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को वहाँ पे संभालने के लिए रख सकती हैं कि यहाँ पे बच्चे खेल लें, उनके ख्याल रखा जाए उनका प्रॉपर, तो क्रेचे फैसिलिटीज जो होती हैं, तो enterprises with creche must allow the mother minimum 6 creches visit daily। 4 विजिट है यहाँ पे, 6 विजिट नहीं है, 4 विजिट। 4 विजिट यहाँ पे परमिशन है मदर्स को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स टू लुक आफ्टर एंड द फीड द चाइल्ड इन क्रेच फैसिलिटीज। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। हाँ, अगर 2 चिल्ड्रन हैं तो पेड मैटरनिटी लीव रिड्यूस हो जाती है, तब 12 वीक्स की मिलती है, ठीक है। तो जिनके 2 चिल्ड्रन हैं, जिन वुमेन के, उनको 12 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। 26 वीक्स की मिलती है ऐसे पहले चिल्ड्रन के लिए, पहले बच्चे के लिए, और दूसरे बच्चे के लिए आपको 12 वीक्स की मिलती है वुमेन को, तो रिड्यूस्ड होके मिलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। 77, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यहाँ पे सवाल है। वैसे तो ये इंडेक्स अब बंद हो गई है आनी, बट फिर भी अगर पूछा है तो पढ़ लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सब इंडेक्सेस कौन सी नहीं है इनमें से। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसकी सब इंडेक्स नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस शुरू करने की, बिजनेस चलाने की कितनी ईजीनेस है किसी कंट्री में। तो टैक्सेस पे करना, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करना, ये सब बिजनेस से जुड़ा हुआ, सीधा सीधा डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। तो लॉजिक के हिसाब से भी देखें तो उसका आंसर ए होगा। बाकी मैं आपको एक बार सब इंडेक्सेस दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं सारी पैरामीटर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। इसमें आपको पेइंग टैक्सेस भी मिल जाएगा, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी मिल जाएगा, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स भी मिल जाएगा, बट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई देगा इन सारे पैरामीटर्स में, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following? कौन से एक्ट में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया था? वो है ई वेस्ट रूल्स 2011 में। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉलिसी अप्रोच है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो प्रोडक्ट्स को डिस्पोज और उसका ट्रीटमेंट कर सकें, यानी कि इसमें प्रोड्यूसर्स पे कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ई वेस्ट रूल 2011। इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस इसमें किया गया था। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस। भाई
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स को यहाँ पे कलेक्ट करता है, प्रोक्योर करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो ये सारी कॉस्ट शामिल है इसमें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी भी शामिल है भाई, फार्मर्स से जो एमएसपी पे उठाया जाता है क्रॉप वो शामिल है, बोनस अगर दिया जाता है फार्मर्स को वो भी शामिल है, प्लस फिर उसका प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी तो किया जाता है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ये सारी मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है फूड ग्रेन्स की एफसीआई के लिए। ए और बी नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, और भी कॉस्ट शामिल होती है ना, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता क्योंकि ओनली आ रहा है। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल और चार्जेस फॉर गोडाउन ये नहीं है। मेनली जो कॉस्ट है वो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, गोडाउन के चार्जेस शामिल नहीं होते इसमें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या सोशल कैपिटल का पार्ट है? सोशल कैपिटल का पार्ट क्या है इनमें से? प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स कितनी हैं, तो ये आपके सोशल कैपिटल थोड़ी है, तो फिजिकल कैपिटल हो गई ना। बी तो फिजिकल कैपिटल हो गई, और लिटरेट्स की और वर्किंग एज ग्रुप में पॉपुलेशन कितनी है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल हो गई। ये ह्यूमन कैपिटल हो गई, ये फिजिकल कैपिटल हो गई, तो सोशल कैपिटल बची ये। म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी कितनी है सोसाइटी में, आपस में भाईचारा कितना है, हार्मनी कितनी है, वो सोशल कैपिटल में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिली गई है जुडिशियल रिव्यू की। सेंट्रल एक्ट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट हो, दोनों को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो। दोनों के पास पावर है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू में उस लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है। काफी सिंपल सवाल था। Consider the following statement. Purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries. PPP क्या होती है भाई? गुड्स और सर्विसेज की बास्केट ली जाती है। जैसे मान लो वेजिटेबल्स की बास्केट ली गई कि आलू प्याज टमाटर, ये इनकी बास्केट ली गई, मतलब इनका एक ग्रुप लिया गया। बास्केट का मतलब यहाँ पे ग्रुप लिया गया, फिर उनको कंपेयर किया गया कि यूएस में ये कितने का मिल रहा है, इंडिया में कितने का मिल रहा है, तो उसमें पीपीपी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट की जाती है कंपेयर करके उनके प्राइसेस। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ना, 6th नहीं है, 3rd है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी के कंटेक्स्ट में। आंसर होगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, खरीफ क्रॉप्स की यहाँ पे बात हो रही है। लास्ट 5 ईयर्स में खरीफ क्रॉप का जो भी कल्टीवेशन रहा तो उसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट आपको बताना है। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। Area of cotton cultivation is more than that of sugar cane. Area under sugar cane cultivation has steadily decreased. फैक्ट्स पे जाने से पहले एक बार लॉजिक के हिसाब से सोल्व करके देख लेते हैं। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड, ये एक्सट्रीम वर्ड है आपका। मैंने आपको हमेशा से बोला है, जो जितने लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं चैनल पे, आपको पता है कि स्टेडली वर्ड कितनी बार आया और कितनी बार गलत हुआ है। शुगर केन कल्टीवेशन हो, कोई भी चीज हो, क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है हमेशा। 4th स्टेटमेंट गलत है, तो बी सी और डी गया और ए सही हुआ। फैक्ट्स के हिसाब से जाएं तो फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये पीआईबी का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स की बात हो रही है, तो इसमें जितनी भी आपको क्रॉप्स दिख रही हैं इसमें राइस का सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको, 266 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज। ठीक, एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉटन का एरिया कवरेज 121.25 लाख हेक्टेयर्स है और शुगर केन का 51.78 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है, तो कॉटन का ज्यादा है, दिख रहा है ये। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला और तीसरा सही बैठ रहा है यहाँ पे।
ठीक है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। लॉजिक के हिसाब से भी देख लिया, फैक्ट के हिसाब से भी देख लिया। और पहला तीसरा अगर सही है तो पहला तीसरा तो दो में ही आ रहा है, ए में और डी में, और फोर्थ स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम है ही। ठीक है, तो ऐसे आपके सवाल हो जाएंगे आसानी से, अगर आप लॉजिक के सब जाएंगे तो भी हो जाएंगे। अमॉन्ग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years? सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में हाईएस्ट इंपोर्ट किसका रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? वेजिटेबल ऑयल का रहा है। वेजिटेबल ऑयल्स की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल ऑयल्स अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। और एडिबल ऑयल की बात करूं जो वेजिटेबल ऑयल में ही आ जाता है, 70% हमारा एडिबल ऑयल का कंजप्शन इंपोर्ट के थ्रू मीट होता है। और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट की बात करूं तो वो पल्सेस है, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पल्सेस है। और फ्रेश फ्रूट जो है आपके वो थर्ड हाईएस्ट नंबर पे है। ठीक है, सेकंड पल्सेस, थर्ड पे फ्रूट्स हैं, और फर्स्ट नंबर पे आपके वेजिटेबल ऑयल हो ही गए। तो वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस और फ्रूट्स, ये तीन आपको याद रखने हैं, पहला दूसरा तीसरा हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और लीस्ट की बात करूं सबसे कम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लास्ट 5 years में, वो है स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस याद रखना है आपको। तो वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रूट्स, और सबसे कम में स्पाइसेस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये ट्रेंड रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी की सबसे सही डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और डेमोक्रेसी में लिबर्टी का मतलब हो गया कि आप अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, तो वो लिबर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता। लिबर्टी का मतलब ये हो गया, इंडिविजुअल लिबर्टी की यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद को कितना डेवलप कर सकते हो, तो ए नहीं है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट नहीं है कोई, ये लिबर्टी में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें लिबर्टी दी गई है, प्रेम्बल में भी लिबर्टी की बात है, बट रेस्ट्रेंट तो है ही भाई। कुछ ग्राउंड्स ऐसे दिए गए फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी, जिनके आधार पर फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन रोका जा सकता है, ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रेस्ट्रेंट कंप्लीटली एब्सेंट है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये बी और सी तो एक ही बात कह रहे हैं, तो दोनों गलत है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यस, ये बिल्कुल एक ना मॉडरेट स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम नहीं जा रहा है ये। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो लिबर्टी की डेफिनेशन यहाँ सही बैठ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लड ऑफ इंडियन रूपी? रूपी गिर रहा है, कौन सा मेजर आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेगी इनमें से? कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। दूसरे शब्दों में बात करूं तो इनमें से कौन सा मेजर इंडियन रूपी के स्लाइड को नहीं रोकेगा? ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्ट्स को कर्ब करना, नॉन एसेंशियल गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को रोकना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। बिल्कुल, इंडियन रूपी अगर गिर रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो उसको रोका जा सकता है एक्सपोर्ट बढ़ा के, इंपोर्ट कंट्रोल करके। इससे रूपी का डेप्रिसिएशन रोका जा सकता है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जब इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमें डॉलर की डिमांड नहीं होती, क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में ही होगा। और एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रूपी की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि पेमेंट तो फिर रूपी, हमें तो पैसा रूपी में चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रूपी चाहिए। और इंपोर्ट कम कर रहे हैं हम, तो डॉलर की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं कम, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो अब डॉलर की उतनी डिमांड नहीं है। तो जब डॉलर की डिमांड नहीं है तो अपने आप रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो रुक जाएगा, रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो स्लाइड भी रुक जाएगा रुपी का। तो पहला जो ये ए है वो सही है, ये ले सकती है सरकार, और इसमें बताना है कौन सा नहीं लेगी, ये ध्यान रखना साथ के साथ। इंडियन बोरोवर्स को इंकरेज करना कि आप रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स को इशू करो। मसाला बॉन्ड्स लाए इसलिए गए थे ताकि रुपी का स्लाइड रुके, क्योंकि बोरोइंग रुपी डिनोमिनेटेड है, और रुपी डोमिनेटेड अगर बोरोइंग है
तो फिर वो हमारी करेंसी पे प्रेशर नहीं डालेगा। तो बी भी सही है। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोरोइंग की जाती है प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, बाहर से जो प्राइवेट एंटिटीज पैसा उठाती हैं। तो अगर कंडीशन हम ईज कर देंगे, यानी बाहर से अगर हम ज्यादा ज्यादा पैसा उठाएंगे, तो इससे क्या होगा, टेम्परली होगा बट थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन जो फॉरेक्स का डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। हायर बोरोइंग से क्या होगा, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, भाई बाहर से पैसा उठा रहे हैं अगर यहाँ की प्राइवेट एंटिटी, बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, तो डॉलर लेके आएंगे, फॉरेन रिजर्व लेके आएंगे, तो उससे फॉरेक्स बढ़ेगा ना हमारा, चाहे बढ़े टेम्परली बढ़े। तो उससे भी अब क्वांटिटी बढ़ेगी, जब फॉरेक्स रिजर्व की डॉलर की क्वांटिटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी ना डॉलर्स की, और जब डॉलर की डिमांड कम हो रही है तो रुपये की अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए सी भी होगा। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेंशन अगर मॉनेटरी पॉलिसी आप अपनाओगे तो इसमें आपको लोअर इंटरेस्ट रेट रखनी पड़ेगी। और इससे फिर क्या होगा, जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि सरकार जो होती है, आरबीआई जो होता है, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, रेपो रेट वगैरह कम कर देती है, ताकि लोग लोन आसानी से ले सके, कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा ज़्यादा लोन ले। अब क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है ना, तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं देश में, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। फिर आप किस देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे आपको आपके पैसे का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले? तो जब भारत में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, तो भारत में जो लोग पैसा लगा रखे हैं, विदेशी जो लोग पैसा लगा रखे हैं, वो भारत से पैसा निकाल के, फॉरेन कैपिटल अपनी निकाल के दूसरे देश में डाल देंगे। तो इससे तो उल्टा रुपी का जो स्लाइड है वो उल्टा बढ़ जाएगा, रुपी और डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि रुपी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना। फिर इन्वेस्टमेंट तो रुपये में ही करेंगे ना यहाँ पे। अब जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो गई, यहाँ पे उनको फायदा नहीं दिख रहा, तो अपना पैसा निकालेंगे, वो वापस डॉलर मांगेंगे और रुपी दे देंगे। तो रुपी जब डिमांड घट रही है, डॉलर की डिमांड जब वापस बढ़ जाएगी, तो फिर रुपी तो और स्लाइड हो जाएगा ना। एक चीज ध्यान रखना, जितना डिमांड बढ़ेगी रुपी की, उतना अच्छा होगा रुपी के लिए, उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। और डिमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली स्लाइड होगी। तो ये डी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो रुपये की तरफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कर कम हो रही है, तो रुपये की वैल्यू और गिर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट है वो सही है। सही का मतलब ये है कि डी स्टेटमेंट जो है वो सरकार नहीं अपनाएगी, बाकी सब स्टेटमेंट्स अपना सकती है, डी नहीं अपनाएगी। और सवाल भी यही है कि कौन सा नहीं अपनाएगी, तो एक्चुअली में आंसर डी है। तो बोलने से मेरे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, पूछ रहा नेगेटिव सेंस में ये आंसर कि कौन सा नहीं अपनाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई के रिसेंट डायरेक्टिव्स के अनुसार पेमेंट सिस्टम के डेटा के पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज के रिलेटेड डायरेक्टिव्स आई थी, उसके अनुसार, जिनको नॉर्मली हम कहते हैं डाटा दिक्कत कहते हैं, वो कमांड करते हैं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर क्या होते हैं, जैसे आपके गूगल पे, फोन पे वगैरह जो होते हैं ना, तो इनको डायरेक्ट करते हैं क्या, they shall ensure that entire data related to payment system operated by them are stored in system only in India। पेमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इंडिया में स्टोर हो, बिल्कुल। दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम्स आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटी। अब एक बात बताओ, गूगल पे, फोन पे इतनी प्राइवेट एंटिटीज हैं, तो वो खुद स्टोर, वो खुद ऑपरेट और ऑन करेंगे ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को क्यों ऑन करने देगी आरबीआई? और दूसरी बात, अभी हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं, हम चाहते हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो उसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंटरफेरेंस क्यों करेंगे जबरदस्ती, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू सीएजी बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। यस, सॉरी, इसमें सीएजी इन्वॉल्व नहीं है। सीएजी देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, सीएजी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। एक दूसरी रिपोर्ट है, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, SAR, इसको सबमिट किया जाएगा। और ये ऑडिट एक्चुअली में सीएजी नहीं करेगा, ये सर्ट इन करेगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये इनको जो है ऑडिट कंडक्ट कराएगा, सीएजी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सीएजी देख के मैं कंफ्यूज हो गया था, आपको भी नहीं होना, तो इसका आंसर होगा 1 ओनली। which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizen, जिसको कहा जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR की यहाँ पे बात हो रही है। ये न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन।
Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in Nuclear Field. ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ हमारा? ये हुआ रशिया के साथ। दोनों कंट्रीज ने मिलकर कोशिश करेंगे इस एग्रीमेंट के जरिए कि जो न्यूक्लियर पावर यूनिट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो और न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन दोनों का बढ़े, दोनों मिलके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जॉइंट कंस्ट्रक्शन करें। तो रशिया के साथ इस एग्रीमेंट में ये चीज़ें होगी। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज होता है, किसके इंक्रीज होने से? मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इज अ कॉन्सेप्ट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स। कितना अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा। तो मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में बढ़ता है किससे? किसके बढ़ जाने से? CRR, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, या कंट्री की पॉपुलेशन के बढ़ जाने से। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर होगा वो होगा बी। देखो, रिजर्व अगर बढ़ते हैं तो रिजर्व बढ़ने से एक्चुअली में क्या होता है, जितना रिजर्व रेशियो बढ़ेगा उतना RBI को रिजर्व में अपना पैसा जमा कराना पड़ेगा। अब चाहे SLR बढ़े चाहे CRR बढ़े, तो जितना रेशियो, जितना पैसा रिजर्व में जमा कराना पड़ेगा उतना कम बैंक फिर अपने कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं ना, उतना कम पैसा अवेलेबल होगा बैंक के पास लैंड करने के लिए। तो मनी मल्टीप्लायर तो कम होगा, डिक्रीज नहीं होगा। और पॉपुलेशन के बढ़ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ने से घटने से। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और बैंक अगर लैंडिंग रिड्यूस कर देते हैं तो भी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि लोग कितना लैंड कर रहे हैं, बैंक कितना लोगों को लैंड कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है बैंकिंग हैबिट कितनी है पॉपुलेशन की। तो आंसर होगा बी। ठीक है, 91 पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होती है, जो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटली शट आउट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड को कंप्लीटली शट आउट नहीं किया जाता ऑगमेंटेड रियलिटी में, इसका नाम ही है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें रियल वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट होता है उसको प्रोजेक्ट किया जाता, मतलब उसको रिलेटेड वर्चुअल जो इमेजेस हैं वो जनरेट की जाती है। इसमें जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में VR की डेफिनेशन, AR की डेफिनेशन है। AR में, ऑगमेंटेड रियलिटी में, जो कंप्यूटर इमेजेस जनरेट कर रहा है उनको फिर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे आपने पोकेमोन का गेम हाल ही में बहुत फेमस हुआ था, पोकेमोन का गेम सुना होगा, जिसमें बाहर हम सड़क पे देखते हैं तो पोकेमोन दिखाई देता है। तो पोकेमोन जो इमेज है वो जनरेट की गई कंप्यूटर के द्वारा और वो दिखाई दे रही है सड़क पे, जो कि रियल है। तो ये एक्चुअली में AR है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी का है, तो ये VR नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट इंटरचेंज है यहाँ पे। तो ये AR है। और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? ये होती है जिसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड को कंप्लीटली हटा दिया जाता है और आपको सिर्फ दिखता है जो वर्चुअल इमेजेस दिखती है जो कंप्यूटर ने क्रिएट की है ना। तो यूजर्स कंप्लीटली उसमें इमर्स हो जाते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं 3D वर्ल्ड्स के साथ वर्चुअल रियलिटी में। तो दोनों यहाँ पे इंटरचेंज किए गए हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। तो आपका A गया, C गया, बच्चा B और D। AR allows individual to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone और PC। यही तो मैंने बात बोली कि जब पोकेमोन सड़क पे दिखाई दे रहा है, आपको नाचता हुआ, तो कहीं ना कहीं आप रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर के द्वारा जो इमेजेस क्रिएट की गई हैं प्रोजेक्ट कर पा रहे हो। आप अभी भी प्रेजेंट हो अपनी दुनिया में, आप देख उस सड़क को रहे हो जो रियल है, बट उसमें कुछ ऐसी इमेजेस आ गई हैं जो कंप्यूटर ने जनरेट की है। थर्ड सही है। VR chooses the world and transposes an individual providing complete immersion experience। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, जैसे आपके गूगल के VR सेट्स होते हैं 3D में जिसमें मूवीज दिखाई देती है, जिसमें आप कंप्लीटली उस प्रोजेक्टेड वर्ल्ड में चले जाते हो, कंप्लीटली आप उस इमर्स हो जाते हो उस एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो 3 और 4 यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा इंटरचेंज है। द वर्ड डेनिसोवन is sometimes mentioned in news।
तो डेनिसोवन क्या है? ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। ये ऐसे वर्ड ना ध्यान रखा करो, न्यूज़पेपर में नजरों के सामने से चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना ऐसी, तो ये इतना याद रख लेना बस, कोई भी टर्मिनोलॉजी न्यूज़पेपर में दिखाई दे तो ये किससे रिलेटेड है, बस वो काफी है। तो डेनिसोवन क्या है? अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। 93, with reference to the recent development in science, which one of the following is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है? Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from the cells of different species. ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाना एक अलग बात है और उसको फिर फंक्शनल बनाना वो भी अलग बात है। फंक्शनल क्रोमोसोम क्रिएट करना थोड़ी मुश्किल वाली चीज़ है, जो अभी नहीं हो सकती है डीएनए के सेगमेंट ज्वाइन करने से। ठीक है, क्रोमोसोम आप बना सकते हो, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आप बना सकते हो इससे, बट फंक्शनल क्रोमोसोम आप नहीं बना सकते। तो ए यहाँ पे गलत है, पूरा पूरा नॉट करेक्ट है। पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, यस। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो ये होता है अभी। पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट from an animal cell can be made to replicate outside the living cell in a laboratory, yes। इसको क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ये होता है। cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes, इसको कहते हैं अपन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सारे प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सारे प्रोसेस होते हैं, रियल लाइफ में हो रहे हैं, जबकि जो ए हमने पढ़ा अभी वो अभी नहीं हो पा रहा। फंक्शनल क्रोमोसोम बनाना अभी थोड़ा मुश्किल काम है, अचीवेबल नहीं है अभी इमीडिएट फ्यूचर में भी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो इसको इशू कर रही है। तो पहली बात तो ये कि डिजिटल सिग्नेचर एक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। ये सर्टिफिकेट्स के काम है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट का काम है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करना और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सर्व करना डिजिटल सर्टिफिकेट का काम है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को और सर्व करता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर के काम नहीं है। तो पहला और दूसरा गलत है यहाँ पे। थर्ड, ये क्या कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट को साइन करने का, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटली आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो। ठीक है, तो डिजिटली आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। बाकी जो पहला और दूसरा है वो काम है डिजिटल सर्टिफिकेट के, डिजिटल सिग्नेचर का काम नहीं है वो। तीसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी, वेरेबल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्प्लिश्ड बाय वेरेबल डिवाइसेस। वेरेबल डिवाइसेस का मतलब जैसे आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हो, स्मार्ट वॉच पहन रहे हो, है ना। जो फिट हेल्थ वाली डिवाइसेस होती हैं वो वेरेबल डिवाइसेस होती हैं। तो कौन से टास्क अकम्प्लिश होते हैं? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होती है बिल्कुल, स्लीप मॉनिटरिंग होती है बिल्कुल, हियरिंग इम्पेयर्ड जो पर्सन जिसको कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता उसको असिस्ट करने के लिए बिल्कुल। तो वेरेबल जो डिवाइसेस हैं जैसे स्मार्ट वॉच हो गई वो इन सब काम में आती ही है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन रिसेंट लास्ट फ्यू इयर्स। क्यों? सबसे पहले तो समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एक तरह का फिनोमिनन होता है जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ आरएनए प्रोटीन ट्रांसलेशन को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये फेमस क्यों हुआ?
इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी। अब जीन साइलेंसिंग क्या होती है? जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीन्स को शांत कर देना, निकाल देना, जिनकी वजह से किसी शरीर में कोई बीमारी हो रही है। जैसे कोई बीमारी किसी स्पेसिफिकली किसी जीन की वजह से हो रही है, तो उस जीन को ही निकाल देना, उसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो मैंने यही कहा ना, अभी आरएनएआई टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि प्रोटीन ट्रांसलेशन को शट डाउन कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे हमारा सही है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में, अब मैंने कहा बीमारियां ट्रीट करने में काम आती है जीन साइलेंसिंग, मैंने बीमारी का नाम लिया तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी डेवलप की जा सकती है, बिल्कुल। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स that are resistant to viral pathogens। अब ये चीज कुछ प्लांट्स में देखी गई कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे क्रॉप प्लांट्स बनाए जा सकते हैं जो रेसिस्टेंट हो वायरल पैथोजन से, और ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए। कई सारी ऐसी क्रॉप्स भी लाई गई, जैसे निकोटिन फ्री तंबाकू, डीकैफिनेटेड कॉफी, न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड वेजिटेशन, हाइपो एलर्जेनिक क्रॉप्स। ये सब जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये सब क्रॉप्स हैं जिनमें क्या किया गया कि रेसिस्टेंट किया गया उनको वेल पैथोजिन से, सक्सेसफुल भी हुई। बट ये फिनोमिनन हर क्रॉप में नहीं हो पाया। प्लांट्स जिनमें शॉर्ट नॉन कोडिंग रीजन थे, वायरल आरएनए सीक्वेंसेस थे, वो जरूरी नहीं थे कि यही इस तरह का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिखाएं। तो हर तरीके से हर क्रॉप में ये चीज संभव नहीं हो पाई। कुछ क्रॉप्स ऐसी बनाई गई, बट ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्म नहीं हो पाई। तो इसका जो आंसर है वो है 1, 2 एंड 4। रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मर्जर हुआ है जियांट ब्लैक होल्स का, जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ। तो इसका क्या इस ऑब्जर्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? जब दो जियांट ब्लैक होल्स मर्ज हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो रही हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स का फिनोमिनन बहुत न्यूज़ में था। दो ब्लैक होल्स जब कोलाइड करते हैं तो लार्जर वन ब्लैक होल बनाते हैं, और इससे क्या होता है, जब वो मर्ज होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंजेक्ट होती है, और इससे फिर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स दिखाई देती हैं। ये जो एनर्जी है ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में दिखाई देती है। तो आंसर होगा इसका बी। Which one of the following are reasons for occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens? Multi-drug resistance क्या होते हैं? पैथोजेंस आपके जो वायरसेस, जो बैक्टीरिया हैं, कई बार क्या होता है, इन पे कितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लो ठीक नहीं हो पाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इनकी बीमारियों का। इन पैथोजेंस के द्वारा जो बीमारियाँ क्रिएट की गई, उन बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अलग अलग ड्रग के इस्तेमाल के बजाय भी, इस्तेमाल कर लिया, ड्रग यूज़ में ले लिए, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। तो उसके पीछे की वजह क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, कुछ लोग का जेनेटिक मेकअप ऐसा है, या जो दवाई नहीं लेनी थी वो दवाई ले रही है, वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ ले रहे हैं। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, या मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेज इन सम पीपल। अब देखो इसमें जो तीसरा है वो सही है। पहला सबसे पहले तो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे जो आपका मुर्गी पालन है, पोल्ट्री है, कैटल ब्रीडिंग है, इसमें क्या होता है, इनकी मसल्स बढ़ाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए जानवरों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो एंटीबायोटिक्स का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हीं जानवरों को फिर इंसान खाता है, इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, तो इससे क्या होता है, ड्रग रेसिस्टेंट क्रिएट होता है। तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, आप डोज ले रहे हो एंटीबायोटिक्स की, डॉक्टर ने कुछ और बोला है, आप कुछ और ले रहे हो, या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ले रहे हो कोई बीमारी को ठीक करने में, तो इससे रेसिस्टेंट क्रिएट होता है, ड्रग रेसिस्टेंट क्रिएट होता है। तो दूसरा और तीसरा तो यहाँ पे सही है, ये समझ आ रहा है हमको। बट जो पहला स्टेटमेंट है कि कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है, ये रिलेवेंट नहीं है। ऐसा कहीं कभी बताया नहीं गया कि जेनेटिक मेकअप एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ड्रग रेसिस्टेंस क्रिएट हो। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस ऐसी की जाती है लोगों के द्वारा जिसकी वजह से ड्रग रेसिस्टेंट क्रिएट होता है। लोगों में अगर ऑलरेडी क्रोनिक डिसीज हो या जेनेटिक मेकअप कैसा भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। उसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन कैसा ले रहे हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो मैटर करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली।
व्हाट इज Cas9 प्रोटीन? Cas9 प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है जो न्यूज़ में है। Cas9 क्या है? Cas9 मॉलिक्यूलर सीजर है भाई। जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग में क्या होता है, कुछ जीन को हटा देते हैं, काट देते हैं, कट कर देते हैं डीएनए को। तो वो डीएनए को कट कौन करता है? सीजर होती है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है। उस मॉलिक्यूलर सीजर को Cas9 प्रोटीन कहा जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि डीएनए को कट करने में यूज में आता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कट डीएनए, ताकि सेल की जीनोम को एडिट किया जा सके, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। ये ट्रांसमिट किया जाता है हेपेटाइटिस बी जैसे HIV ट्रांसमिट होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिसीज है जो लीवर को डैमेज करता है। वायरल डिसीज है, लीवर को डैमेज करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, इसलिए इसको वायरल डिसीज बोल रहे हैं। लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, जैसे HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ना, वैसे हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला स्टेटमेंट सही है, HIV की जैसे ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, ये गलत है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है बट हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है, स्टेटमेंट को अपोजिट करके लिख दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कहने का मतलब है पूछ कह रहा है कि गलत कौन सा है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। Globally, number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. HIV से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित लोग हैं, बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से जो इन्फेक्टेड हैं वो कुछ सालों तक कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल सही। ये आपके सामने हेपेटाइटिस A B C D E तीनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, सी की कोई वैक्सीन नहीं है, और हेपेटाइटिस डी भी ठीक होता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से। हेपेटाइटिस बी और डी दोनों की वैक्सीन है, सी की वैक्सीन यहाँ पे नहीं है। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन ध्यान रखना है। तो ए बी और डी तीनों की यहाँ पे वैक्सीन है, सी और ई की वैक्सीन नहीं है। सी और ई का कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हेपेटाइटिस डी में काम आती है, और हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर के लिए वेट करते रहिए। चैनल पे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिख सकते हैं।